सच है सिफतुल्लाह? बिल्कुल जी। अलाउद्दीन खान ने खुद मुझे बताया है कि उनका बेटा अमेरिका से वापस लौट रहा है। अलाउद्दीन लाला से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। ये मेरी भूल थी कि मैं आपसे पूछे बगैर वहां चला गया था, लेकिन चलो अच्छा हुआ, इसमें अल्लाह की मर्जी और मंशा शामिल है बेगम साहबा। और ये सुनकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि अलाउद्दीन खान अपने बेटे को साथ लेकर खुद यहाँ आने वाला है। कुछ पता है बदर कब तक यहाँ पहुंचेगा? इतना समझा हूं कि अगले हफ्ते आने वाला है और जहाज से उतरकर सीधा यहाँ आएगा। फिर तो हमें अभी से बाजार जाकर सौदा सरूफ लाना चाहिए। ज़ेबी, तुम मेरे साथ जा रही हो ना? ज़ेबी, मेरे जाने की कोई खास जरूरत है मम्मी? ज़ेबी, खादिम हुसैन, मुझे देर हो रही है और गुल मोहम्मद खान अभी तक नहीं पहुंची। मलिक साहब, घर से निकले हुए ने गालिबन 20 मिनट हो गए। अभी मेरी उनसे फोन पर बात हुई है आपके सामने। ठीक है, मैं कुछ देर और इंतजार कर लेता हूँ। नहीं सर, आई गए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। खैर, कैसे आप सुनाए? ठीक आपका दुआ है। मिजाज अच्छे? बिल्कुल, तशरीफ रखिए। मेहरबानी। सर मलिक साहब बस जाने ही वाले थे। मलिक साहब को जाने की इतनी क्या जल्दी है? हम तो शहर आते हैं तो हजारों धंधे लेकर आते हैं। तुम तो बादशाह आदमी हो गुल मोहम्मद खान। अच्छा, तो फिर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं एडवांस की रकम लाया हूँ। ये 5 लाख का चेक बेगम साहिबा की जमीन के लिए। एडवांस तो मैं तब लूंगा मलिक साहब जब मुझे निर्ख का सही अंदाजा हो जाए। नर्क की बात खादिम हुसैन से हो चुकी है। सर मलिक साहब 70,000 से ऊपर जाते नहीं है। 70,000 जरीब। फिर इनका लेने का इरादा नहीं होगा। 70,000 तो कुछ भी नहीं मलिक साहब। देखो नजी, हमें इस इलाके के नर्खों का इल्म है और खान बहादुर साहब की सारी जमीन बारानी जमीन है, इसलिए 70 का नर्ख कम नहीं। और आपको ये भी मालूम है कि गवर्नमेंट ने इस इलाके में सर्कुलर रोड की मंजूरी दी है और इसका फ्यूचर करोड़ों का है मलिक साहब, करोड़ों का। ठीक है, आप अपना नर्ख बताएं। मैं तो आपको 1 लाख जिरब पहले से बता चुका हूं। मैं 75 की बोली लगाता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। देखिए मलिक साहब, ये जायदाद हमारी अपनी तो है नहीं। बेगम साहिबा बेचारी की जरूरत को देखकर हमारे साथ आके साथ दोस्ती में ये सौदा तय करना चाहते हैं। ये काम हमारे लिए महज कार्य सवाब है। खादिम हुसैन बिल्कुल ठीक कहता है मलिक साहब। ठीक है, मैं आप सबके खातिर कीमत में 5,000 का और इजाफा करता हूँ। 80,000 में अगर आपको सौदा पसंद है तो बिस्मिल्लाह, और अगर पसंद न हो तो बामाने खुदा। मलिक साहब जी। खादिम हुसैन, मलिक साहब भी घर के आदमी हैं, इनसे एडवांस ले लूं। बेहतर सर। तिलाइयाँ हो रही हैं खान? हाँ, बस वैसे ही घूमने निकला था। आजकल फारिग हो ना, नतीजा कब निकलेगा? आजकल ही निकलने वाला है। मेरे साथ तांगे पे नहीं चलते? नहीं अब्दुल्ला चाचा, मैं अपनी मर्जी से पैदल चल रहा हूँ। नासिर खान, अली की तरफ से उस बात का कोई जवाब मिला? कौन सी बात? एक्सियन साहब से तुम्हारे हिस्से की जमीन के मुतालिक। मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम्हारे मामा जी इस मामले में बड़े फिक्रमंद हैं। मैं नहीं जानता कि मामा जी गड़े मुर्दे उखाड़ने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो दुनिया मेरे लिए एक भूली हुई दास्तान है। देखो बच्चू, तुम अपने मामा जी की तबीयत से खूब वाकिफ हो। वो किसी भी सूरत में ये मामला छोड़ने वाला नहीं। फिर मैं क्या करूं? इससे पहले कि खान कोई खतरनाक कदम उठाए, तुम शहर जाकर अली को इस बात की याद दहानी कराओ। ऐसा ना हो कहीं कोई फसाद बर्पा ना हो जाए।
खादिम हुसैन ने एक पार्टी के साथ आपकी ज़मीन की बात की है, उसी सिलसिले में आए हैं हम, और इसको साथ इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपकी बात आमने सामने हो जाए। मुझे आप पर पूरा एतबार है गुल मोहम्मद साहब। कारोबार की दुनिया में अपने बेटे पर भी एतबार नहीं करना चाहिए बेगम साहिबा, ये हमारा ज़ाती तजुर्बा है। अच्छा खादिम हुसैन, तुम अपनी कारकर्दगी के बारे में बताओ। सर, उन्होंने हमें अपने रेट्स दिए हैं और दोनों स्कीमों की मजमूई कीमत बनती है 48 लाख रुपए। एक जिरब की कीमत क्या बनती है? सर 50,000 रुपए। ये तो बहुत कम है खादिम हुसैन, हमारा टारगेट 60 लाख का है और 48 लाख के हिसाब से तो पूरे 12 लाख की कमी है। सर आजकल जमीनों की कीमत वैसे भी गिरी हुई है और बेगम साहिबा के इलाके की जमीन को पूछता कौन है सर जी? ये बेगम साहिबा का नहीं, मेरा अपना काम है खादिम हुसैन। जी सर। लेकिन मुझे तो आज से 4 साल पहले इस जमीन के लिए 50 लाख की पेशकश हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे जरूरत नहीं थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए जी, ये हमारे घर की जायदाद है और घर की जायदाद को मैं घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। आपकी प्लाजा के लिए 70 लाख की जरूरत है और मेरे अंदाजे के मुताबिक 70,000 जिरब के हिसाब से आई थिंक ये कीमत बन जाएगी। इसे मैं अपने लिए खरीदूंगा खादिम हुसैन। लेकिन सर इसमें तो आपको खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। नीयत साफ हो तो नुकसान भी आगे चल के नफा में बदल जाता है। मुझे आपका नुकसान भी पसंद नहीं गुल साहब। आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये बस यूं समझ ले अपने घर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरे घर का भी मसला है नासिर, और ये मसला मेरे भी मसले खड़े कर सकता है। इससे मेरे बाबा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मसले की संगीन नौइयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर भी अभी तक तुम खामोश हो। खामोश इसलिए हूँ कि मैं अपने चाचा की फितरत को जानता हूँ। वो एक कारोबारी जहनियत के शख्स हैं और इस किस्म के घाटे के सौदे के लिए वो आसानी से तैयार नहीं होंगे। आखिर 50 जरीब ज़मीन की बात है। लेकिन वो ज़मीन उसके पास किसी की अमानत है। मैं जानता हूँ, लेकिन 20 साल तक उसे अपने कब्जे में रखकर वो तो उसे अपनी ही मलकियत समझ बैठे हैं। लेकिन कानूनी तौर पर वो इसके मजाज तो नहीं, ये तुम नहीं जानते हो अली। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ इंसाफ और कानून की बात करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम होता है। तुम डरते हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारा चचा इस जुर्म की पादाश में तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। मैं लानत भेजता हूँ उसकी नौकरी पर। तुम भूल रहे हो नासिर कि इस जॉब को मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर कबूल किया था। लेकिन मैंने तुम्हें किसी के पास अपने ज़मीर की आवाज़ को गिरवी रखने के लिए नहीं कहा था। मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारा ये जॉब तुमसे किसी के सामने हक बात करने का हौसला भी छीन लेगा। चुप रहो नासिर, ना मैं इतना बुज़दिल हूँ और ना खुद गर्ज जितना तुम मुझे समझते हो। मैं अगर खामोश रहा तो सिर्फ मसलहत की खातिर। ये जानते हुए भी कि मेरे मामा जी कितने ज़िद्दी और हरदर्म इंसान हैं, ये जान करके भी वो इस मामले में मसलहत की सारी हदों को फैला सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं अभी जाता हूँ उनके पास। अली की कुछ खैर खबर आई है खान जी? कहाँ तक पहुँच गया? तुम्हें तो पता है कि वो अपने चचा के साथ काम में लगा है और खूब मजे में है। अब आपको उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। इक्सियन साहब के साथ उसकी बात पक्की क्यों नहीं करते? तुम क्या समझते हो कि मैं इस बात से बिल्कुल बेफिक्र बैठा हूँ? मेरा दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है तो फिर अपने भाई के साथ बात करने का हौसला पैदा करो। झूठ मूठ की खुददारी से कुछ नहीं बनेगा। जिंदगी भर अपनी गैरत के हाथों मार खाई है आपने। इस बेवकूफ को देखो। भाई मेरी भी सुनोगे या यूं ही लगे रहोगे? मतलब की बात तो यही है कि आप इक्सियन साहब से जल्दी कुछ फैसला करें। देर होगी तो अंधेर होगा। मेहमान आए खान जी। हाँ, शेर खान मौजूद है? बखैर फकीर खाना, तुम कैसे रास्ता भूल गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो बैठो। वालेकुम सलाम। जाके चाय का बंदोबस्त करो। हाँ नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, बस एक दो मतलब की बातें करनी है तुमसे। ये क्या बात है भाई? हमसे खफा हो गया? खफा तो मैं हूँ तुमसे, और उसकी वजह भी तुम्हें मालूम है। जी किसी चीज की खबर नहीं फकीर मोहम्मद? है खबर नहीं?
तुम्हें यह भी खबर नहीं कि मैंने इस गांव को किसके हाथों छोड़ा है। तुम्हें यह भी इल्म नहीं कि मैं गुल मोहम्मद का वजूद भी इस गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे खबर है शेर खान। किस बात की? इन तमाम बातों का जो मेरे जाने के फौरन बाद सामने आई हैं और आने वाली हैं। गुल मोहम्मद खान अब बाकायदगी से गांव आता रहता है खान। गांव नहीं, अपने घर। और ये घर उसके बाप दादा का घर है दुलिया। उस पर कोई भी इस गांव में आने की पाबंदी लगा सकता है और न इस घर में। अपने घर के दरवाजे तुम उसके लिए खुले रखना, लेकिन इस गांव के रास्ते मैं उसमें बंद करूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो फकीर मोहम्मद? सोच समझ से काम लो। मैं बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे पास आया हूं शेर खान, और तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम्हें अपने इरादों से बाखबर कर दूं। आपने बहुत जल्द हमारी जायदाद का सौदा तय कर लिया। बस जी, खुलूस शामिल हो तो इंसान के सामने सभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और आपकी काम में तो मैंने ज़ाती दिलचस्पी ली है जी। बड़ी मेहरबानी। आपका सौदा भी जल्दी तय हो गया और मार्केट की मौजूदा कीमतें देखकर ये सरासर मुनाफे का सौदा है। पहली पार्टी वाले तो 60 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। वो तो मलिक रौनक खान करोड़पति आदमी, और उनसे मेरे बड़े पुराने मरासिम हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें 70,000 दिरहम पे राजी किया है। अच्छा, तो फिर बात खत्म हो चुकी? हाँ हाँ, उनसे तो मैं पेशगी के तौर पे ये 1 लाख रुपए भी ले चुका हूँ। शुक्रिया। सिफतुल्लाह। जी बेगम साहबा। चाय अभी लाता हूँ। हाँ, चाय तो आज हम जरूर पियेंगे, बल्कि मिठाई के साथ। यूं भी आजकल आपके घर में बड़ी रौनक दिखाई देने लगी है। मेरे ख्याल में कोई खास बात होने वाली है। खास बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जे बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हो? दैट्स फाइन। मैंने सुना है कि अलाउद्दीन साहब आपके यहाँ तशरीफ लाने वाले। अलाउद्दीन खान? आप तक ये खबर कैसे पहुंची? उनकी कौन सी बात मुझसे छुपी हुई है बेगम साहिबा। वो अपने घर में बैठे हैं और मैं उनके दिल में। आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं क्या? बहुत करीब से जानता हूं मैं उन्हें। बहुत मुद्दत से मनवा रहा हूं कि बेगम साहिबा की खबर लेना आपका फर्ज बनता है, लेकिन उन्होंने तो यहां ना आने की कसम खाई हुई थी। तो अब उन्हें कसम तोड़ने का ख्याल कैसे आ गया? इस दुनिया का सारा कारोबार नफा और नुकसान की बुनियादों में चलता है बेगम साहिबा। यहां हर कदम अपने मफाद की खातिर उठता है। मफाद? या तो उनकी यह हालत थी बेगम साहिबा कि खुद को फौलाद की चारदीवारी में बंद कर रखा था, और या जब उनके कानों में आपके प्लाजा बनाने की खबर पहुंची तो एकदम से पिघलने लगी। हमारे प्लाजा की खबर? वो किस खुशी में यहां आपके सलाम के लिए आ रहे हैं, कभी सोचा आपने? आप ठीक कहते हैं गुल मोहम्मद साहब। इन लोगों की नियतों को तो मैं बहुत अरसे से जानती हूँ। अच्छा, मैं जरा अपनी दवाई खा कर आती हूँ। हाँ, आप जाइए बेगम साहब, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम काका जी। अली, तुम गांव नहीं गए थे? गांव की एक खबर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। कैसी खबर? मेरा ख्याल है आप जरा बाहर तशरीफ ले आए। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, तुम जल्दी से बात करो। क्या क्या है? फकीर मोहम्मद का पैगाम है आपके लिए। क्यों? उसने काम बंद कराने की धमकी दी होगी तुम्हें। उन्होंने एक नया मुतालबा किया है काका जी। कैसा मुतालबा?
वो आपसे अपनी बहन के हक महर में लिखी हुई जायदाद मांगते हैं। जायदाद। तो बात पहुंची तेरी जवानी तक, और हम भी पहुंचे तेरी कहानी तक। इनकी कहानी का सबसे कमजोर पहलू अली है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये शख्स मेरे रास्ते में रोड़े अटकाएगा, लेकिन मेरे पापा बड़े सादा आदमी है जोशी। अब भी वक्त है कि इस शख्स का बोरिया बिस्तर यहाँ से कोल करा दे। अगर एक दफा इसके पैर यहाँ जम गए तो ये हम सबके लिए मुस्तकिल रोग बन जाएगा। ओफो। हेलो, किसकी कॉल है खादिम हुसैन? जी वो मौजूद नहीं है, मालूम नहीं जी। अली की कॉल थी सर। कहाँ से? बेगम साहिबा के यहाँ से। आखिर लोगों ने इसमें देखा क्या है सर? वो इस वक्त कहाँ है खादिम हुसैन? मुझे मालूम नहीं सर। वो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालना है कामी। आई वॉन्ट टू टीच हिम अ लेसन। मैं समझा नहीं प्रिंस। आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। Come on. आप मुझसे खफा है मम्मी? नहीं तो। आप मुझसे बोलती नहीं और आपकी नाराजगी की वजह मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ आपके घर मेहमान आने वाले हैं और उनके यहाँ आने की शायद तुम्हें खुशी नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, मेरी खुशी तो आप ही की खुशी है, लेकिन वो लोग तो। कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी। फिर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। शॉपिंग के लिए जाने से तो आपने इनकार किया था। मेरी उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपको किसी सूरत में भी नाराज नहीं देखना चाहती। आप मुझे माफ नहीं करेंगी मम्मी? सिफतुल्लाह। जी बेगम साहब। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। ये बदरुद्दीन किस बला का नाम है अंकल सिफत? तुम्हें अभी तक मालूम नहीं? अलाउद्दीन खान का बेटा है। अलाउद्दीन खान का बेटा, और इस कदर अनरोमांटिक ना? तुम्हें क्या मालूम, वो बड़ा ऊंचा आदमी है, अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका से। किस बेवकूफ ने उसे यहाँ आने का मशवरा दिया था? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसके यहाँ आ जाने से अंकल एडी की सारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगा? उसकी शख्सियत का सारा चार्म जाता रहेगा। अरे अपने बेटे की आमद से तो वो खुशी से फूले न समाएगा। अंकल एडी की खुशी उसकी मौत है, और ये मेरे लिए एक ट्रेजेडी है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है वकार अली शाह। विकी प्लीज, विकी। अच्छा ये बताएं अंकल कि ये मिस्टर बदर अकेले आ रहे हैं या अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं? उसकी अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? शादी की गरज से तो उसके बाप ने उसे बुलाया है बेटे। बड़ा बेवकूफ है। कैलिफोर्निया की सारी लड़कियां मर गई थी क्या? और ये पाकिस्तानी लड़कियां क्या करेंगी? अजीब ट्रेजेडी है। बेगम साहिबा कहाँ गई?
ये लो पैसे। जी पैसे तो वो साहब आपके दे गए। कौन सा? वो जो सामने खड़ा है। उसे मेरे पास भेज दो। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारे पैसे तुमने दिए? ये बड़ी मामूली पेमेंट थी। ठीक बात नहीं है। ये मेरी खुशी है जी। नहीं, मेरा उसूल नहीं है ये, रखो। जैसे आपकी मर्जी। जेबी की तबीयत ठीक नहीं क्या? इससे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं। आप किसी काम पे नहीं दी थी बेगम साहिबा? जेबी का कज़न अमेरिका से आने वाला है, हम ज़रा शॉपिंग के लिए निकले थे। बहुत थक गए हैं। अच्छा हमें इजाज़त? अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे हो मिस्टर अली? आजकल बड़े मज़े में हो। हाँ, बड़े टाट हैं इसके आजकल। तुम कहना क्या चाहते हो? दाद देते हैं हम तुम्हारी पसंद की। तुम्हारी पसंद को हम अप्रिशिएट करते हैं। हाँ यार, प्यारी चीज़ें तो हमें भी प्यारी लगती हैं। वैसे हम भी आज सैर तफरी के गर्ज से निकले हैं। चलो जोशी। आपका हमारे साथ कुछ काम है? काम तो कुछ नहीं, आप लोग भी रोड पर जा रहे हैं और हम भी। रोड ट्रैफिक के कुछ कायदे और असूल भी होते हैं। होंगे, मगर इस मामले में हमारी मालूमात जरा नील है। दिस इज नॉनसेंस। दिस इज नॉनसेंस। क्या हो रहा है मिस्टर? अब मुझसे बात करें। अबे चल चल, हम तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझते। हीरो बनने की कोशिश ना करो मिस्टर, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। फिर मुझे अच्छी तरह से पहचाना नहीं है तुम लोगों ने। आप लोग जानती इस मेरे पॉइंट को समझ नहीं रहे खादिम हुसैन। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पार्टी के साथ जो हमारी बात हुई थी तो उसका ये तुम्हारी ये हालत अली, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसके बारे में आफ्ताब बेहतर जानता होगा। आफ्ताब? लेकिन सर आफ्ताब खान तो सुबह से लेकर ऑफिस में अभी तक बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा तसादम इसके चहीते दोस्तों के साथ हुआ है। पता नहीं किन लोगों के साथ तुम्हारा सामना हुआ है और बीच में धकेल रहे हो मेरे दोस्तों को। तुम्हारे बदमाश दोस्तों को मैंने कई बार आते हुए देखा है। मैं उनको पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। ये इल्जाम है अली। इल्जाम नहीं, सबूत। मुझे साबित हो चुका है आफ्ताब, जिन लोगों के साथ सुबह शाम तुम्हारा उठना बैठना है उनके लिए मैं शरीफ का लफ्ज इस्तेमाल करना गवारा नहीं करूंगा। तुम हद से तजावज कर रहे हो। तुम दोनों बकवास बंद करो। तुम जाओ यहां से अली, मैं खुद इससे बात करता हूं। कौन थे वो लोग? जवाब दो, कौन थे वो लोग? मुझे नहीं मालूम पापा।
तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है ज़ेबी? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मम्मी। शायद कल वाले वाक़े ने तुम्हें परेशान कर दिया। पता नहीं उन गुंडों ने अली के साथ क्या किया। अली ने मुझे टेलीफोन किया था, वो ठीक ठाक है। देखो बेटी, कल परसों हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। उन लोगों के साथ मुद्दतों बाद हमारा मिलना वैसे भी एक मुश्किल मरहला है, और मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखना पसंद नहीं करूंगी। मैं वैसे भी चंद दिनों से बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्यों। ये बात है तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। सैर व तफरीह से तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी। आप साथ जाएंगी ना मम्मी? मेरे लिए इन हालात में निकलना कैसे मुमकिन है? तुम नासी के साथ घूमो फिरो, ठीक है ना? ठीक है मम्मी। मैं अभी फोन पर गुल साहब से बात करती हूँ। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ नफी, सारी रात मैं सो नहीं सका। कई रातें मैंने जाग कर गुजार दी। क्या बात है? गांव से फकीरे का पैगाम आया है। फकीरा? अपनी बहन के हक महर की जमीन मांगने लगा है। 20 साल बाद उसे बहन की जमीन की याद कैसे आ गई? उसका भांजा जवान हो चुका है, शायद इसलिए। वो मनहूस अभी तक जिंदा है? नफी? हाँ, वो बेगम साहिबा का फोन आया था। क्या कह रही थी? हमारे स्वाद के प्रोग्राम के बारे में पूछ रही थी। तो क्या वो? हाँ, वो ज़ेबी को हमारे साथ भेजने पर राजी हो गई हैं। और खुद? उसके लिए उन्होंने माजरत की है। स्वाद का प्रोग्राम तो मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल है। तो फिर देर किस बात की? एक्चुअली लॉन्ग रूट पर ड्राइव करना मेरे बस की बात नहीं है, और ड्राइवर को मैं आफ्ताब के पास छोड़ जाना चाहता हूँ। तो क्या आफ्ताब हमारे साथ नहीं जाएगा? नहीं नफी, नहीं। इन हालात में उसका हमारे साथ स्वाद जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तुम्हें तो मैं बता चुका हूँ। आपके बगैर तो ज़ेबी भी नहीं जा सकती। बेगम साहिबा की तरफ से ये शर्त है। वो मैं जानता हूँ, और ड्राइवर की कमी को पूरा करने का हल भी मेरे पास है। अली को हम अपने साथ ले जा सकते हैं। तो फिर स्वाद का प्रोग्राम फाइनल है? बिल्कुल 100%। आपको जिस्म मालूम हो रही काका जी? हाँ, मेरी तबीयत जरा बोझल सी है। इस माहौल में आकर तो तबीयत खिल जाती है काका जी। कुछ परेशानी है आपको? परेशानी तो है। मेरे असाब पर आजकल बहुत बड़ा बोझ है अली। कोई खास प्रॉब्लम है? फकीरे की तरफ से तुम्हारे जरिए जो पैगाम मिला है मुझे, उसने मुझे बहुत अपसेट कर दिया है। मेरी रातों की नींदें हराम हो गई अली। वही जायदाद का मुतालबा?
अब ये जायदाद का नहीं, मेरी अना का मसला बन गया है। मेरी गैरत का सवाल है। अपनी औलाद के साथ गैरत और उनके मसले बेमानी है काका जी। नासिर आपका बेटा है। जायदाद का मुतालबा मुझसे नासिर ने नहीं, मेरे दुश्मन ने किया है। आपका दुश्मन? फकीरा अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन मैं भी इतना ना समझ नहीं कि अपनी जायदाद उसके हवाले करके अपने ही हाथों अपने दुश्मन के बाजू मजबूत करूं। लेकिन मेरे ख्याल में जायदाद का मसला बीच से निकल जाए तो आपके दरमियान तमाम तनाज़ात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। मेरे खून का प्यासा और जायदाद का भूखा शख्स कभी भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता अली। अपने भूखे दुश्मन का पेट अपने ही हाथों भर दूं तो अपनी प्यास वो मेरे ही खून से बुझाएगा। शायद ये जगह तुम पहली बार देख रही हो ज़ेबी। मैं ये मनाजर कई बार देख चुकी हूँ नाज़िर। क्या तुम इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हो? फिजिकली नहीं, लेकिन तस्वीर में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मनाजर देखती रही हूँ। तो ये तुम्हारी तस्वीरात की दुनिया है, तुम्हारी शायरी की। शायरी की? हाँ, कभी कभी तुम शेर भी तो कह लेती हो। हाँ, कोशिश तो कई बार की है, लेकिन अल्फाज साथ नहीं देते। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मरने का इरादा है क्या? क्यों, क्या हुआ? नमूनिया हो जाएगा तुम्हें। ये पानी नहीं, बर्फ है, बर्फ। मेरे दिल में आग लगी है अंकल। जिगर से शोले उठ रहे हैं और सीने से धुआं उठ रहा है। अबे नादान, ये धुआं नहीं, ये भाप है। इस गजब की ठंड में तो यहाँ हर एक के मुंह से भाप निकल रही है। बेगम साहिबा ने यहाँ बेचकर मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। ज्यादती कैसी? यहाँ आकर मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं दे। लिफ्ट? वो क्या बला है? तुम्हारे ख्यालात मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे सकते अंकल। तुम तो मुझे सौदाई दिखाई देते हो लड़के। हाँ, इस सीनिक ब्यूटी और पुरकैफ माहौल में इस कदर तन्हा रहकर मुझे सौदाई ही बनना था। लैला लैला पुकारूं मैं धन में। अबे मजनू की औलाद, अपनी ये फरियाद बंद करो, कोई सुन लेगा। फरियाद का मकसद यही होता है कि सुनने वाले कानों तक उसकी रसाई हो, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे ना कोई साहिब बसीरत नजर आता है और ना कोई साहिब बसारत। तुम्हारा मकसद क्या है? ये तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा अंकल, ये बताए वो लोग कहाँ गए? कौन लोग? ज़ेबी वगैरह। वगैरह तो मेरे सामने खड़ा है, और छोटी बीबी अभी थोड़ी देर पहले नाजी के साथ वहां घूम रही थी। तुम यहाँ अकेली बैठी हो ज़ेबी? नाजी कहाँ है? वो बाकी लोग? हजूम में बैठने से मेरा दिल डूब जाता है अली। तन्हाई तुम्हें बहुत अच्छी लगती है।
तन्हाई मेरी किस्मत है। किस्मत नहीं, फितरत। नाजी तुम्हारी सहेली है। नाजी के पापा, उसकी माँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस दुनिया के तमाम रिश्ते मुझे झूठे और आर्टिफिशियल लगते हैं अली। सारे रिश्ते? तुम्हारी माँ भी? एक माँ ही तो अपनी है, बाकी तमाम लोग मेरे लिए अजनबी हैं। दुनिया में हर रिश्ते की कोई ना कोई अहमियत होती है ज़ेबी। मेरे चाचा हमसे बरसों तक जुदा रहे, लेकिन मुद्दतों बाद वो हमसे मिले तो फिर से एक हो गए। तुम्हारे चाचा? अंकल गुल, नाजी के पापा। नाजी के पापा? नाजी तुम्हारी कजन है? शायद तुम्हें आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई। नाजी ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया। हाँ, उसने जरूरत महसूस नहीं की होगी। जरूरत? हो सकता है ये उसके लिए गुज़री हुई दास्तान हो। ज़ेबी, ज़ेबी, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश करती रही। ये अली यहाँ क्यों आया था? अली, रास्ते से गुजरने वाला एक मुसाफिर। रास्ते पे चलने वाले तमाम मुसाफिर तुम्हारे नज़ारे के लिए यहाँ ठहरेंगे? नाजी? हेलो अंकल। किस सोच में खोए हुए हो? वो मेरे साथ बेगम साहबा की फिक्र लगी हुई है। यहाँ आए हमें 3 दिन हुए। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। तुम भी उस घर की बूढ़ी दादी जैसी, हर एक की फिक्र तुम्हारे साथ लगी हुई है। सारे जहां का दर्द तुम्हारे जिगर में है। मैं तुम्हारी तरह नमक हराम थोड़ा हूं। तुम तो बेगम बादशाह हो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है वकार अली शाह। विकी प्लीज। विकी नहीं, टमाटर का छिलका। मैं तुम्हें टमाटर का छिलका नजर आता हूं। ये तुम किस वेजिटेबल लैंग्वेज में मुझे गाली दे रहे हो? अपने आप में रहा करो। अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो मुझे एज ए प्रोटेस्ट यहां से वापस जाना पड़ेगा। वापसी तो हम सबकी परसों यहां से है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हें यहां तकलीफ किस बात की है? अरे कैमरे की सारी रील खाली पड़ी है। क्यों? क्या तुम्हें फोटो खींचने का तरीका नहीं आता? मुझे किसी ने मौका दिया फोटो खींचने का। मैं हाजिर हूं बेटे, मेरी तस्वीर बना दो। तुम्हारी? मेरे ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि वो सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर वहां से मेरा फोटो उतारो। तुम्हारा फोटो लेकिन कौन से पोज में? कुछ एक मिनट। ऐसे पोज में, कुछ ऐसे पोज में और कुछ ऐसे पोज में।